हेलो। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था, इसमें ग्रुप डी जो प्रीवियस ईयर के जो ग्रुप डी के क्वेश्चंस मैथ से क्वेश्चन थे उनकी सीरीज़ अपनी चल रही थी। मतलब उनके क्वेश्चन के अपन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज हम उसी वीडियो कंटिन्यू करेंगे आगे। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो बीच में रुक गया था, तो आज हम उसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो में रह गया था। तो अपन आज उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे और आगे के क्वेश्चन पर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये वीडियो रहेगा, अपन इसमें कंटिन्यू सीरीज चलाएंगे, मतलब कंटिन्यू क्लासेस आएगी इसके अंदर। और जो भी लास्ट ईयर ग्रुप डी में जितने क्वेश्चन मैथ के आए थे उन सभी मैथ के क्वेश्चनों पे अपन डिस्कस करेंगे और वो कंप्लीट क्वेश्चन अपन मैथ्स के इसमें करेंगे, ताकि क्या रहेगा कि इसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन की हर सब्जेक्ट की हर टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपका जो प्रैक्टिस है मैथ्स की वो भी कंटिन्यू बना रहेगा आपका। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो रेलवे है वो मतलब लगभग क्वेश्चन से वो मतलब रिपीटेड देता है। लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी आपने देखा था। तो अपन बिना किसी टाइम को जाया करें, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अपन जो क्वेश्चन है पहले वही कंप्लीट करते हैं जो लास्ट वीडियो में बीच में रह गया था। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो क्वेश्चन है वो रह गया था, मतलब वीडियो पॉज हो गई थी। तो आज हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो वो क्वेश्चन था कि दो पाइप है, कुछ भी पाइप ले लो, ए व बी। दो पाइप है ए व बी। तो इसमें जो ए पाइप है वो तो किसी जो टंकी है उसको 22 घंटे में भरता है, और जो बी पाइप है वो किसी टंकी को 33 घंटे में भरता है। ठीक है, ए पाइप है वो किसी टंकी को 22 घंटे में भरता है और बी पाइप है वो किसी टंकी को 33 घंटे में भरता है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो है कि इन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। दोनों जो पाइप है उनको क्या एक साथ खोल दिया गया, एक साथ खोल दिया गया। ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ में खोल दिया गया। ठीक है, खोलने के बाद में क्या किया गया कि लेकिन खोल तो दोनों को पाइप को साथ में दिया, लेकिन जो पाइप ए है, जो ये पाइप ए है, इस पाइप ए को टंकी भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया। पाइप ए को टंकी भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन पाइप ए को टंकी भरने से 3 घंटे पहले ही बंद कर दिया गया। अब इसमें दिया गया है कि पूछा हमसे कि टंकी को, अब बताओ कि टंकी भरने में दोनों पाइप कितना टाइम लेंगे, दोनों पाइप कितना समय लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कोई दो पाइप है ए व बी, वो एक टंकी को, जैसे पाइप ए है वो तो टंकी को 22 घंटे में भरता है और पाइप बी है वो किसी टंकी को 33 घंटे में भरता है। ठीक है, टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। ठीक है, पूछा है कि जो दोनों पाइप है वो टंकी को कितने समय में भरेंगे। ठीक है, तो पहले अपने ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपने किया भी होगा, बट अपन किसको स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे पाइप ए हो गया, ये पाइप बी हो गया। ठीक है, ये किसी टंकी को कितने देर में भरता है, 22 घंटे में, और ये कितनी देर में भरता है, 33 घंटे में। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि जब भी हमारे पास कोई किसी वर्क का या कोई इफिशिएंसी टोटल ना दी हुई हो, कोई क्षमता न दी हुई हो, तो अपन क्या करते हैं, उसमें उन दोनों जो वैल्यू दी होती है उसका एलसीएम लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे ना दिया हुआ नहीं है कि टंकी है वो कितनी क्षमता की है, कितनी कैपेसिटी की है वो टंकी हमारे पास। अब बिना कैपेसिटी के तो अपन इसकी एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते ना कि पाइप ए है वो पर घंटे के हिसाब से कितना बढ़ता है, वो पाइप बी है वो 1 घंटे में कितना काम करता है। जब तो हमारे पास यहाँ पे टंकी कोई कोई कैपेसिटी नहीं होगी, कोई क्षमता नहीं होगी, तब तक अपन इसको कैसे हल करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी अपन को किसी चीज़ की कैपेसिटी निकालनी हो तो अपन क्या करते हैं, कोई एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 66। ये 66 क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। ठीक है, किसी चीज़ का करने का कुल कार्य, मतलब मान लेते कि टंकी की कैपेसिटी आ गई, ये टंकी क्या आ गई, टंकी की कैपेसिटी आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये तो आ गया हमारे पास, ये समय दिया हुआ है, अब इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास, क्षमता निकाल लेंगे। अब इसमें 22 घंटे है टोटल का हमारे पास, 66 है, तो इसका एक टाइम का कितना आ गया, 3 आ गया, इसका कितना आ गया, 2 आ गया, 3 दूनी 66 और 22 66। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि लेकिन पाइप ए
पाइप ए को टंकी भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया गया। क्यों भाई, क्यों बंद कर दिया? हम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बंद कर दिया भाई? टंकी पाइप ए को टंकी भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया। अगर अपन इसको 3 घंटे और काम करें तो क्या दिक्कत है? अगर इसको अपन 3 घंटे और काम करें तो क्या दिक्कत है? जब ये यहाँ पे 1 घंटे में 3 काम कर रहे हैं तो 3 घंटे में कितना काम कर लेगा? ये 9 काम और कर लेगा। ठीक है, 9 काम ये और कर लेगा। जब ये 1 घंटे में 3 काम कर रहा है तो ये 3 घंटे में 9 काम और कर लेगा। 66 हमारे पास काम है, ये 9 काम इसमें और जोड़ दो, कितना काम आ गया? 75। कितना आ गया? 75। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि आपने 3 घंटे काम क्यों और करवाया? तो एक आप एग्जाम्पल ले लो कि जैसे मान लो कि आप 3 घंटे में 6 काम करते हैं। 3 घंटे में आप 6 काम करते हैं, आपको 2 घंटे काम, आपको ऐसे मान लो कि 1 घंटे काम ख़त्म होने के 1 घंटे पहले, काम ख़त्म होने के 1 घंटे पहले आपने काम बंद कर दिया। तो आपने 1 घंटे पहले काम बंद किया तो 2 घंटे में आपने कितने काम किया? जब 3 घंटे में आप 6 काम करते तो 1 घंटे में आप 2 काम किए, और 2 घंटे में आपने कितने काम किए? 2 घंटे में आपने कितने काम किए? 4 काम किए। 2 घंटे में आपने कितने काम किए? 4 काम किए। 1 घंटे पहले काम बंद कर दिया। मैंने बोला कि 1 घंटे काम और कर लो, क्या दिक्कत है? 1 घंटे और काम किया तो आपने 2 काम और कर लिया तो 6 काम किया। यहाँ पे आपने 3 घंटे में 6 काम किया, यहाँ पे आपने 3 घंटे में 6 काम किया। क्या दिक्कत हुआ इसमें? कोई दिक्कत हुआ क्या? वो भी 3 घंटे में 6 काम है, यहाँ भी 3 घंटे में 6 काम है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इससे आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ऐसा है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है और जो आंसर है वो जल्दी आ जाता है। बस इसलिए हमने जो यहाँ पे बोलते हैं ना कि इतने घंटे पहले काम बंद कर दिया, आप उतने घंटे उस इफिशियंसी के अकॉर्डिंग और करवा दो। बस जब ये 1 घंटे में 3 काम कर रहा है तो आप 3 घंटे के हिसाब से 3 काम और करवा दो तो 9 काम और आ गया। 9 काम आपने ऐड किया तो कितना आ गया? 75 आ गया। तो 75 हमारे पास टोटल काम है। दोनों का पूछा कि टंकी को भरने में दोनों पाइप कितना समय लेंगे, तो यहाँ पे ये 3 काम करता है एक बार में, ये 2 काम करता है। टोटल काम कितना कर रहा है? ये 5 काम कर रहा है। तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितना टाइम आएगा? 15 घंटा। कितना समय लेगा? ये 15 घंटा लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं। मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन का तरीका होगा या नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा से मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा। और आपके पास कोई नया क्वेश्चन और भी हो तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ढाल सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, या मतलब क्यों कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में आपको वो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो आप कोई भी नया क्वेश्चन हो या जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें से भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बता सकते हो, मैं आपको दोबारा से वो क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि अनुज है, एक कोई भी अनुज मान लो, अनुज है, उसके पास 25,000 रुपये है। अनुज है, 25,000 रुपये का कोई इन्वेस्टमेंट किया उसने। 25,000 रुपये का कोई निवेश या इन्वेस्टमेंट उसने किया। निवेश या इन्वेस्टमेंट उसने 25,000 रुपये का किया। ठीक है, हाँ, कुछ भी इन्वेस्टमेंट कहीं खोलता है, चाय की दुकान खोल लिया, कोई बिजनेस कर लिया, कोई भी एक्सपेक्टेड है, कुछ भी इन्वेस्ट किया, मतलब कहने का मतलब उसने कोई इन्वेस्ट किया 25,000 रुपये का। ठीक है, वह क्या करता है कि उसमें से इस इन्वेस्ट में से 30% दुकान के फर्नीचर पे लगा दिया। 30% क्या कर दिया उसने? दुकान फर्नीचर पे लगा दिया। 30% दुकान फर्नीचर पे लगा दिया। और 20% क्या कर दिया उसने? 20% उसने कर दिया दुकान के अन्य खर्चों पे, अन्य खर्च, दुकान के अन्य खर्च पे कर दिया। दुकान के अन्य खर्च पे कर दिया। दुकान पे अन्य खर्च पे कर दिया। ठीक है, एक अनुज जो 25,000 रुपये का निवेश या इन्वेस्टमेंट किया, 30% तो उसने दुकान के फर्नीचर पे खर्च कर दिया और 20% दुकान के अन्य खर्च पे कर दिया। ठीक है, आगे पूछा है कि इसके बाद में दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए उस पर कितने रुपये रुक रहे? दुकान का बाकी सामान खरीदने में उसके पास कितने रुपए रहेंगे? कितने रुपए रहेंगे? ठीक है, क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि कोई अनुज जो 25,000 रुपये का निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, करके एक चाय की दुकान खोलता है, कोई भी बिजनेस करता है। ठीक है, वह इस राशि का 30% दुकान फर्नीचर पर, 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री पर खर्च करता है। दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए उसके पास कितने रुपए बचेंगे? अब ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं अपन। हमारे पास उसने कितने का इन्वेस्ट किया? 25,000 रुपये का।
ठीक है, कितने रुपए का इन्वेस्ट किया उसने? 25,000 रुपये का इन्वेस्ट किया उसने। अब पहले उसने क्या किया, दुकान के फर्नीचर पे, दुकान फर्नीचर पे उसने क्या किया, 30% खर्च किया। तो 30% का अपन क्या कर सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। अब 3/10 कैसे लिखेंगे, 30% आएंगे नीचे 100 आएगा, तो 2 से 2 कट गया, 3/10 आ गया। ठीक है, 3/10 का मतलब क्या हुआ कि 10 है वो तो टोटल है और 3 है उसके, वो हमारे से पूछा है। तो जब 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25,000 रुपये है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 7500 रुपये। ठीक है, अगर समझ में, 10 की वैल्यू जब 25,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 2500 रुपये आई, और 3 की वैल्यू कितनी आई, 7500 रुपये आई। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको कैलकुलेशन करना आता होगा। तो मैंने डायरेक्टली ये चीज़ बता दी, फिर भी आपको दिक्कत आ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। वैसे मैं क्लियरली आपको समझा रहा हूँ, बट ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अपन कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो सही देता है तो अपन को फास्टली चलना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अन्य खर्च पे उसने क्या किया, 20% खर्च किया। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। अब 1/5 कैसे होगा, मैं दोबारा बताता हूँ। 20% है तो 20% हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, तो 2 से 2 0 कट गया, 2 का भाग इसमें दिया तो 1/5 आ गया। तो ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, तो सर आपको करना होता होगा। 20% को अपन 1/5 लिख सकते हैं, 30% को अपन 3/10 लिख सकते हैं। फिर जैसे मान लो कि और कुछ आ गया वैल्यू, या 50/100 आ गया, मतलब 50% आ गया, तो 50% को अपन कैसे करेंगे, तो 50% को अपन क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो ये तो मतलब नॉर्मली चीज़ें हैं, तो ये तो शायद अपन को चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या बताया कि दुकान फर्नीचर पे इसने क्या किया, 30% खर्च किया। तो 30% को अपन ने 3/10 लिख लिया। तो 10 की वैल्यू 25,000 अपन को टोटल दे रखी है इसने, 25,000 रुपये, और 3 की पूछी तो 3 की आ गई 7500 रुपये। तो ये 7500 रुपये तो क्या आ गया हमारे पास दुकान फर्नीचर पे। ठीक है, अन्य खर्च पे 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, इसने 25,000 दे रखी है 5 की वैल्यू। ठीक है, तो एक वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5,000 रुपये। ठीक है, 5 का भाग देंगे तो 5,000 रुपये आ जाएंगे। तो ये 5,000 रुपये किस पे आ गए, अन्य खर्च पे आ गए। तो 7500 और 5,000 कितने आ गए, 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपये इसने किस पे किए, दुकान फर्नीचर पे और अन्य खर्च पे किए। दुकान फर्नीचर पे और अन्य खर्च पे उसने कितने किए, 12,500। पूछा क्या है कि दुकान का बाकी सामान खरीदने के लिए उसके पास कितने रुपए रहेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने रुपए थे, 25,000 रुपये। टोटल हमारे पास कितने हैं, 25,000 रुपये, और 12,500 ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो हमारे पास कितने बचे, 12,500 रुपये। 12,500 रुपये, तो कितने बचे हमारे पास, 12,500 रुपये और बच गए। 25,000 हमारे पास टोटल थे, 12,500 हमने खर्च कर दिए। किस में खर्च किए, 7500 रुपये तो अपने दुकान फर्नीचर पे खर्च कर दिए, और 5,000 रुपये अन्य खर्च पे कर दिए। तो 12,500 रुपये अपन ने खर्च कर दिए। तो 25,000 में से 12,500 करेंगे तो 12,500 रुपये हमारे पास बचेंगे बाकी खर्च के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं अपन के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो, या आपका कोई नया क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन बता सकते हो या लिख के भेज सकते हो, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको पहले वो क्वेश्चन दोबारा से आपको मैं समझा दूंगा। चाहे आपका कोई नया क्वेश्चन हो या जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अगला हमारा एक क्वेश्चन है, वो है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर क्रम मूल्य पे 1/7 की हानि होती है। ठीक है, हमारे पास कोई पेन अपन ने परचेज किया, कोई पेन था जो मैंने परचेज किया, कितने पे, 144 रुपये पे। 144 रुपये में खरीदने पे क्रम मूल्य पर, किस पे, क्रम मूल्य पे 1/7 की क्या होती है, हानि होती है। 1/7 की क्या होती है हमारे पास, हानि होती है। ठीक है, लॉस होता है, मतलब हानि मतलब लॉस होता है। 1/7 की हमारे पास हानि होती है या लॉस होता है। पूछा हमारे पास कि यदि पेन 189 में बेचा जाए, यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा, लाभ या प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ कि कोई पेन है, एक पेन को खरीदने पर 144 रुपये में खरीदने पर जो क्रय मूल्य होता है, उस क्रय मूल्य पर हमारे पास 1/7 की हानि होती है या लॉस होता है। यदि पेन को अपन ने 189 बेचा तो जो भी प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट होगा या लाभ होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 144 रुपये है, 144 रुपये में मैं कोई पेन खरीद रहा हूँ, 144 रुपये में मैं कोई पेन खरीद रहा हूं, तो 1/7 की हमारे पास हानि हो रही है। 1/7 की हानि हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक है, ये एक हमारे पास कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। इस एक का हमारे पास लॉस हो रहा है, तो इस एक का लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पेन की वैल्यू वो 6 रुपये ही मान सकते हैं अपन।
भाई जैसे 7 रुपये है, ये इसको 1 रुपये मान लिया। इससे जब 1 रुपये की हानि हो रही है, अगर हमारे पास प्रॉफिट होता, लाभ होता, जब अपन क्या करते हैं इसको प्लस कर देते हैं यहाँ पर, और जब यहाँ पे हानि है तो कहीं ना कहीं 1/7 का क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जो ऊपर 1 है वो हमारे पास वो हानि की वैल्यू है। अगर टोटल अपन 7 रुपये मान रहे हैं, टोटल अपन 7 रुपये मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर 1 है, वो उस 7 में से 1 कम करना पड़ेगा, तभी तो वो हानि कंप्लीट होगी ना हमारे पास हमारी, और क्रय मूल्य पे हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य अपन 6 मान सकते हैं। विक्रय मूल्य 6 क्यों मान सकते हैं, मतलब जो चीजें बेच रही है वो है ना, जो पेन को, वो कहीं ना कहीं 6 रुपये बेचेगा तो हमारे पास कोई लॉस वगैरह नहीं होगा। 6 रुपये बेचेगा तो हमारे पास कोई भी लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि अपन ने जो 1 रुपये का लॉस था वो अपन ने काट दिया। 7 रुपये में बेच रहे थे तब हमारे पास 1 रुपये का लॉस हो रहा था, बट लॉस हो रहा था कब हो रहा था, जब 7 ही बेच रहे थे। बट 6 में बेच, अगर 6 की मान लिया अपन उस वैल्यू को, तो हमारे पास कोई लॉस नहीं होगा। तो 6 की वैल्यू है 44 रुपये, तो 1 की कितनी आएगी, 1 की आ गई हमारे पास 24 रुपये। 1 की कितनी आएगी 24 रुपये। तो 7 की पूछिए हमारे पास, तो 7 की कितनी आएगी, तो 7 × 24 कितना आएगा, 7 चौक 28 और 7 × 168 रुपये, 168 रुपये। तो ये 168 रुपये क्या आ गया हमारे पास, क्रय मूल्य आ गया। ये 168 रुपये क्या आ गया हमारे पास, इस पेन का क्रय मूल्य कितना आ गया, 168 रुपये आ गया। ठीक है, 168 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। पहले हमारे पास 144 दे रखा था, हमारे पास 1 रुपये की हानि हो रही थी। 144 में जब अपन बेच रहे थे क्रय मूल्य पर, जब हमारे पास हानि हो रही थी, बट अगर 168 में बेचेंगे तो हमारे पास कोई ना तो कोई हानि होगी, ना कोई प्रॉफिट होगा, मतलब ना तो कोई लॉस होगा, ना कोई प्रॉफिट होगा, ना कोई हानि होगी, ना कोई लाभ होगा। 168 में बेचेंगे तो 144 ही बेच रहे थे जब हमारे पास 1/7 की हानि हो रही थी, जो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है। तो अपन ने इस पेन का क्रय मूल्य निकाल दिया 168 रुपये। ठीक है, अब आगे क्या बोला इसने कि यदि पेन को 189 रुपये बेचा जाए, पेन को किसमें बेचा जाए, अगर पेन को 189 रुपये में बेचा जाए तो क्या होगा, तो 189 बेचेंगे तो 189 माइनस 168, 168 हमारे पास है, 189 में अपन को बेचना है, तो 8 × 9 तो 6 दूनी 18, 121 रुपये, 21 रुपये का हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बस इसने परसेंट पूछा है। अगर सीधे इसने रुपये पूछे होते कि कितने रुपये का फायदा होगा, कितने रुपये का प्रॉफिट होगा, तब तो अपन डायरेक्टली 21 रुपये लिख देते। बट इसने रुपये नहीं पूछे, इसने परसेंट पूछा है। इसने रुपए नहीं पूछा, इसने परसेंट पूछा, तो परसेंट निकालेंगे। 21 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 168 पे तो हो रहा है ना। जो क्रय मूल्य, भाई प्रॉफिट क्रय मूल्य पे तो निकलेगा ना। भाई कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी लॉस होता है, वो किस में निकलता है, वो क्रय मूल्य पे निकलता है। तो यहाँ पे 21 रुपये है, क्रय मूल्य हमारे पास 168 रुपये है, और परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे 21 से डिवाइड करो तो कितने बार गया, 8 बार किया। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 × 8 12.5% आएगा। 12.5% क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, लाभ आएगा। ठीक है, 8 × 8 और 8 दूनी 16, 8 × 40, 12.5% प्रॉफिट आएगा हमारे पास। कितना आएगा, 12.5% प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कैसे अपन ने 144 रुपये था, 1/7 का हमारे पास इसमें लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, जो इसमें दे रखा है। क्या हो रहा था हमारे पास यहाँ पे लॉस हो रहा था। हमने इस लॉस को कवर करके विक्रय मूल्य 6 माना और क्रय मूल्य निकाले 168 रुपये। फिर आगे पूछा था कि 189 बेचने पर हमारे पास कितना लाभ प्रॉफिट आएगा। तो 189 में से अपन ने 168 माइनस कर दिया, तो 21 रुपये का हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। और परसेंट निकालने के लिए अपन ने इसको क्रय मूल्य पर, जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो क्रय मूल्य पर निकलता है, तो क्रय मूल्य पर अपने इसका प्रॉफिट निकाल दिया, तो 12.5% का प्रॉफिट हमारे पास आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते अपन अपने, तो एजुकेशन था, चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो क्लास अपन की होगी, उस नेक्स्ट क्लास में वो जो आपका डाउट होगा वो पहले क्लियर करवाऊंगा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क से दोबारा आ गया हमारे पास। क्यों, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन रेलवे पूछता है ज़्यादातर, टाइम एंड वर्क से रेलवे क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रोहन और रोहित नाम के 2 लड़के हैं। रोहन व रोहित 2 लड़के हैं। ठीक है, वो एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। जब रोहन और रोहित होते हैं तो एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में खत्म समाप्त करते हैं। 10 दिन में क्या करते हैं, 10 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, रोहन व रोहित एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला मिलकर
अकेला मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में? 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। रोहित अकेला कितने दिनों में करेगा? रोहित अकेला कितने दिनों में करेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एक रोहन और रोहित नाम के दो लड़के हैं, वो एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो रोहित था, रोहन उसी काम को अगर अकेला रोहन करे तो उस काम को 15 दिनों में कर देता है वो। ठीक है, तो अपन से क्वेश्चन पूछ लिया कि रोहित अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रोहन प्लस रोहित, रोहन और रोहित मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। और रोहन अकेला कितने दिनों में करा है? 15 दिनों में। अब वही मैंने लास्ट अभी जो क्वेश्चन से स्टार्ट किया था वो बताया था कि जब अपने पास किसी चीज़ की कैपेसिटी ना हो, क्षमता नहीं हो, तो अपन क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्क नहीं है कि टोटल वर्क कितना है। ये एक दिन में 10 काम करता है, और सॉरी दोनों मिलकर 10 काम करते हैं एक दिन में, और ये अकेला किसी काम को 15 दिनों में करता है। बट काम है क्या, कितना काम है? काम की कोई हमारे पास कैपेसिटी तो नहीं चाहिए ना, कैपेसिटी कितनी है उस काम की। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब भी कैपेसिटी निकालनी हो तो अपन एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना है? इसमें 30 आ गया, तो अपन क्या मान सकते हैं, 30 कुल काम है। 30 क्या हमारे पास है? 30 कुल काम है। तो रोहित की जो इफिशियंसी होगी, क्षमता होगी, वो क्या होगी? 3 होगी। 30 में 10 का भाग देंगे 3 आ गया, और 15 में देंगे तो 2 आ गया। ठीक है, तो एक दिन में ये 3 काम कर रहे हैं और रोहन एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब रोहन और रोहित मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और रोहन अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो रोहित है, ये रोहित एक दिन में 1 काम करेगा। आया समझ में भाई? रोहन और रोहित है वो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और रोहन है एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक काम वो एक्स्ट्रा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं रोहित कर रहा है वो। तो अपन क्या मान सकते हैं कि रोहित एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा वो? 30 दिन में। तो ये रोहित की अकेले की एफिशिएंसी आ गई 30 दिन। ठीक है, कितने आ गए? 30 दिन। ये क्वेश्चन था, तो बस छोटा सा क्वेश्चन ये था, तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास एक एचसीएफ दिया हुआ है, वो दिया है 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का हमारे पास महत्तम समापवर्त्य या एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, महत्तम समापवर्त्य या एचसीएफ ज्ञात करो। अब जब हमारे पास जिस चीज का हमारे पास पूछा है, चाहे वो एलसीएम पूछा हो, चाहे वो एचसीएफ पूछा हो, चाहे वो एलसीएम पूछा हो, चाहे वो एचसीएफ पूछा हो, अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले का तो जो पूछा है वो निकालेंगे, और नीचे वाले का अपन उसका उल्टा निकालेंगे। मतलब यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, एचसीएफ दिया, तो ऊपर वाले का अपन क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले का अपन एलसीएम निकालेंगे। और यहाँ पे अगर एलसीएम पूछा होता तो ऊपर वाले का अपन एलसीएम निकालते, नीचे वाले का अपन एचसीएफ निकालते। अब एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, पहले तो वो बात। तो एलसीएम में जल्दी से आपको मतलब एक छोटा सा बता देता हूँ, बाकी तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि जो एचसीएफ होता है वो तो होता है कि एक ऐसी छोटी छोटी संख्या जो बाकी संख्या दी हुई हो उसमें भाग जा रहा हो, मतलब उसमें डिवाइड हो रही हो वो। और एलसीएम होती है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 4-5 जो संख्या दी हुई है उसमें वो डिवाइड हो रही हो। कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे मान लो कि अब ये ऊपर वाले का मैं एलसीएम निकालूंगा, तो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या 32 है, 10 है, 8 है और 2 है। ठीक है, कितना है, 2, 8, 10 और 32। अब मेरे को इसमें एक ऐसी छोटी छोटी संख्या देखनी है, ऐसी कोई छोटी छोटी संख्या ढूंढनी है जो वो ये जो 4 संख्या है उसमें डिवाइड हो जाए, उसको डिवाइड कर दे वो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब 2 इसमें भी डिवाइड हो रही है, 2 इसमें भी डिवाइड हो रही है, 2 इसमें भी आ रही है, 2 इसमें भी आ रही है, ये 2 है वो 2 है, वो सब में आ रही है। तो कहने का मतलब कि ऐसी छोटी छोटी संख्या अपन को लेनी है जो एचसीएफ की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी क्या बात कर रहा हूँ, एचसीएफ की बात कर रहा हूँ।
मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, एचसीएफ की बात कर रहा हूँ कि ऐसी छोटी छोटी संख्या लेनी है वो जो भी 4 या 5 संख्या दे रखी है उसमें वो डिवाइड हो रही है। यहाँ पे 32 में डिवाइड हो रही है, 10 में भी डिवाइड हो रही है, 8 में भी हो रही है और 2 खुद में भी हो रही है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं एलसीएम की। एलसीएम यहाँ पे 3, 9, 27 और 81। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। कितनी ले ली मैंने, 81 ले ली। 81 है 3 से भी डिवाइड हो रही है 81, 9 से भी डिवाइड हो रही है 81, 27 से भी डिवाइड हो रही है 81 और 81 खुद से भी डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो आ गया वो आ गया 2/28 आंसर। ऊपर वाले का मैंने एचसीएफ निकाल दिया और नीचे वाले का मैंने एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, तो ये एचसीएफ एलसीएम होता है। एचसीएफ होता है कि ऐसी छोटी छोटी संख्या अपन को देखनी है और एलसीएम होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है वो जो बाकी संख्या है उसमें वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये एलसीएम एचसीएफ होता है। तो अगर ऐसा कोई अपन को फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रखा हो तो अपन क्या करना है, जो पूछा है उसका पूछा है वो तो ऊपर वाला निकालना है, जो उसका विपरीत है वो नीचे वाला। जैसे इसमें एचसीएफ पूछा था तो मैंने ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दिया, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दिया। और इसका अगर अपन को एलसीएम पूछा होता तो मैं ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देता, नीचे वाले का एचसीएम निकाल देता। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कोई संख्या यदि संख्या x 4461 x4461 किससे 11 से विभाज्य है तो x की वैल्यू, x का मान या x की वैल्यू क्या होगी, x का मान या x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो आपको जो 11 है 11 है या 11 है उसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, विभाजकता का जो रूल होता है वो क्या होता है। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी होती है या विभाजकता का जो नियम होता है वो होता है कि मतलब विषम संख्या या विषम संख्या, वैसे विषम नहीं मानेंगे अपन, इसको गिनेंगे ना विषम लाइन। तो विषम मतलब जो लाइन होती है माइनस सम, विषम डिजिट की जो लाइन होती है और माइनस सम की जो माइनस करेंगे तो उसमें या तो वो जो संख्या आएगी वो या तो 11 से विभाज्य होने वाली आएगी या वो 0 आएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। तो यहाँ पे किसको लेंगे अपन, एक तो 1 को लेंगे 1 3 और इसको 1 को ले लिया। ठीक है, 1 + 3 + 5 -2 + 4। ठीक है, तो विषम माइनस सम। अब इसको करेंगे तो हमारे पास या तो जो आएगा वो 11 से विभाज्य जो संख्या आएगी इनको माइनस करने के बाद, या तो वो 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आएगी, जैसे 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया, 55 आ गया, वो आएगी, या फिर वो जो आएगा वो माइनस करने पर वो 0 आएगा। अगर ऐसा कुछ आए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इसने ऑलरेडी बोल रखा है ये जो संख्या है वो 11 से विभाज्य है हमारे पास, तो इस x की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह क्या है, यहाँ पे x है, +3 की जगह हमारे पास 4 है, 5 की जगह हमारे पास क्या 1 है, -2 की जगह हमारे पास 4 है और 2 की जगह 4 है और 4 की जगह 6 है। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो x + 5 आ गया और ये कितना आ गया 10 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये जो संख्या है वो 11 से विभाज्य हो जाएगी। समझ में आ गया आपको, कहने का मतलब जो विषम रो है, विषम मतलब लाइन लेंगे, विषम डिजिट की जो गिनती करेंगे अपन, तो विषम एक जगह लेंगे और सम को एक जगह लेंगे, उनको दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 3 5 मैंने लिया तो 1 पे x था, 3 पे 4 था और 5 पे 1 था, मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। 2 पे कितना था 4 था और 4 पे कितना था 6 था, मैंने इनको ही पुट कर दिया। इनको x + 5 = 10 कर दिया तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के 5 आ गई। ठीक है, अब 5 आ गया तो x की जगह पे 5 पुट करो, 5 पुट करेंगे तो जैसे मैंने 5 पुट कर दिया तो 5 + 5 10 है बराबर 10 है, तो दोनों 10 आ गए। तो कहने का मतलब है कि 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो मैंने क्या बोला, या तो वो संख्या वो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, कोई भी आ रहा है तो मतलब वो संख्या 11 से विभाज्य है। और ये क्वेश्चन में बोल भी रखा कि जो संख्या वो 11 से विभाज्य है तो अपन को तो x का वैल्यू निकाली थी, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो या कोई आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी डाउट होगा वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये था आज एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है वो मैं आपको और करवा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, यदि
x प्लस वाई बराबर 3 और एक्स वाई बराबर 2 है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 3 है, एक्स वाई बराबर 2 है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू बताओ। अपन डायरेक्टली इसको वैल्यू पुट से कर लेते हैं। एक्स की जगह मान लेते हैं अपन 2 और वाई की जगह मान लेते हैं अपन 1। ठीक है, 2 और 1 3 हो रहे हैं और एक्स वाई तो 2 × 1 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की पूछी है तो एक्स क्यूब की एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब, 2 की क्यूब 8 होती है, माइनस 1 बराबर 7। ये 7 आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट से कर दिया। x की जगह 2 माना तो 2 कर दिया, y की जगह 1 है, x प्लस वाई बराबर 3 आ रहा है तो 2 + 1 3 होता है, x y बराबर 2 दे रखा है तो 2 × 1 2 होता है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पूछिए तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जगह मैंने 2 की जगह x की जगह 2 पुट किया तो 2 की क्यूब, y की जगह 1 पुट किया तो 1 की क्यूब, 8 - 1 बराबर 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था छोटा सा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको मतलब कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं मेरे को। मैं जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको वो डाउट है वो पूरा क्लियर करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को कीजिए अच्छे से। जो भी मतलब ये ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर 2018 में जो ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी उसी से जो क्वेश्चन है वो लिए हैं, वही क्वेश्चन सब वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो आपको जो भी नेक्स्ट रेलवे की ग्रुप डी की एग्जाम होने वाली है उसमें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है। और अगर ये क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिलेंगे तो इनके जैसे क्वेश्चन देखने को आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। और आपकी जो मैथ्स की प्रैक्टिस है वो भी नहीं छूटेगी, आपकी जो मैथ्स की प्रैक्टिस है वो भी आपकी होती रहेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।